As you guys know, today's topic is bacterial corneal ulcer. So let's get started. So in bacterial corneal ulcer, moving towards the etiology. So there are basic two main factors. The first one is the damage to the corneal epithelium. That is, suppose this is the corneal epithelium, there should be a damage or breach in the continuity. मतलब जो epithelium है उसमें ब्रेक आना चाहिए, कहीं डैमेज होना चाहिए. सेकेंड इज द इन्फेक्शन ऑफ द इरोडेड एरिया. मतलब जहां पे इरोजन हुआ है, डैमेज हुआ है, वहां पे इन्फेक्शन होना चाहिए, तब होगा बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर. ठीक है. तो जैसे कि अभी हमने देखा कि बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर होने के लिए दो कंडीशंस नेसेसरी थी. उसमें से पहली थी कॉर्नियल एपिथेलियम का डैमेज होना. अब कॉर्नियल एपिथेलियम कैसे कैसे डैमेज हो सकती है, तो उसमें सबसे पहले आता है कॉर्नियल एब्रेशन. एब्रेशन मतलब दो लेयर्स एक दूसरे से घिसना, जैसे कि एफएमटी में हमने पढ़ा था. तो यहाँ पे क्या होगा, कई सारी चीजें हो सकती है जो हमारे कॉर्निया के अगेंस्ट स्क्रैच कर सकती है. तो जैसे कि कोई ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है जिसमें आंखों में इंजरी हो रही है. ठीक है. उसके बाद है फॉरेन बॉडी. वही फॉरेन बॉडी, आप मतलब खेल रहे हो, आपके भाई ने या किसी फ्रेंड वगैरह ने कोई बॉल वॉल फेंका, कुछ जो आपके आंखों में लग गया. उसके अलावा कभी कभी कचरा भी चले जाता है आंखों में, तो वो भी फॉरेन बॉडी के तरीके से काम करेगा. ठीक है. उसके बाद मिस डायरेक्टेड सीलिया. अब आंखों की कोई पैथोलॉजी है तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हीलिंग होने के बाद जो स्कार फॉर्मेशन होता है उसके कारण जो है आईलिड वो अंदर बेंड हो जाता है, उसको ट्रिकियासिस बोलते हैं. तो उस केस में क्या होगा कि आई लैशेस जो है वो 10 बार कॉर्निया के साथ अगेंस्ट स्क्रैच करेंगे, तो उस केस में भी कॉर्नियल एपिथेलियम डैमेज हो सकती है. उसके अलावा कॉन्टेक्ट लेंस यूजर्स में ये बहुत कॉमन है. ठीक है. उसके अलावा नेक्स्ट है ड्राइंग. तो ड्राइंग किस किस केस में मिलेगा हमको, जीरोसिस, एक्सपोजर केराटाइटिस, ये सब केसेस में क्या होगा, बेसिकली लैक्राइमल ग्लैंड, टीयर्स जो है हमारे, तो टीयर्स जो है वो दोनों लेयर्स के बीच में, आईलिड्स और कॉर्निया के बीच में फ्रिक्शन कम करने का काम करते हैं. लेकिन यदि ड्राइंग ज्यादा होगी तो उस केस में फ्रिक्शन ज्यादा होगा और कॉर्नियल एपिथेलियम इजीली डैमेज होगी. उसके अलावा और भी कई सारे कंडीशंस रहते हैं जिसमें कॉर्नियल एपिथेलियम डैमेज हो सकती है, जैसे कि एपिथेलियल डैमेज ड्यू टू ट्रॉफिक चेंजेस, बुल्लस केराटोपैथी, केराटोमलेशिया. ठीक है. ये सारे कंडीशंस भी हैं जिस केस में हमारा कॉर्नियल एपिथेलियम डैमेज हो सकता है. ठीक है. अब जैसे कि हमने देखा था कि कॉर्नियल एपिथेलियम डैमेज होना जरूरी है, लेकिन एक्चुअली कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो बिना कॉर्नियल एपिथेलियम को डैमेज किए अंदर घुस जाते हैं. जैसे कि फैंटास्टिक फोर मूवी देखी होगी आपने, तो उसमें सिल्वर सर्फर देखा होगा. तो सिल्वर सर्फर क्या करता है, वो डायरेक्टली किसी भी वॉल के अगेंस्ट डायरेक्टली एक वॉल से दूसरे वॉल की तरफ डायरेक्टली पेनिट्रेट कर जाता है. तो वैसे क्या यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डायरेक्टली कॉर्नियल एपिथेलियम को बिना डैमेज किए डायरेक्टली अंदर घुस जाएंगे. तो वैसे ऑर्गेनिजम्स का नाम क्या क्या है, एग्जाम्पल्स कुछ कॉमन जो हमें याद रखने, उसमें आते हैं निजेरिया गोनोरी, निजेरिया मेनिंजाइटिडिस, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टेरी. मेन आपको ये तीन भी याद रखे तो भी हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा और भी दो रहते हैं जैसे लिस्टीरिया और हिमोफिलस इजिप्टिकस. ठीक है. तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, डायरेक्टली कॉर्नियल एपिथेलियम को बिना डैमेज के अंदर चले जाएंगे और वहां पे कॉर्नियल अल्सर करेंगे. ठीक है. तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन, कि क्या क्या सोर्सेस ऐसे हैं जिनसे इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है. तो उसमें सबसे पहला है प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शंस. मतलब ऑलरेडी कोई आंखों में इन्फेक्शन है, आपको कोई पैथोलॉजी है, जैसे ये लैक्राइमल सैक का इन्फेक्शन है, कंजक्टाइवल सैक का इन्फेक्शन है, तो वहां से जो कुछ भी बैक्टीरिया है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो डायरेक्टली कॉर्निया में आके कॉर्निया को भी डैमेज कर सकता है कि नहीं. फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्टेड फॉरेन बॉडी. कोई फॉरेन बॉडी जो आपको लग रही है, मान लीजिए कुछ बॉल है या कुछ है, तो वो पूरा 100% स्टेराइल तो नहीं रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, तो वो यदि कॉर्निया को टच करते हैं तो वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद इन्फेक्टेड वेजिटेटिव मटेरियल. वेजिटेटिव मटेरियल मतलब जैसे पत्ता हो गया, कांटा हो गया, फूल हो गया. आप कहीं मतलब कॉमनली ये जो किसान लोग रहते हैं उनमें देखने को मिलता है. जब वो हार्वेस्टिंग करने जाते हैं तो उस केस में ध्यान नहीं रहता, इधर उधर कहीं झाड़ लग गया, आंखों में लग गया, टच हो गया, तो उस केस में कई सारे पैथोजेंस, कई सारे बैक्टीरिया जो है कॉर्निया में आ जाते हैं और वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा कई सारे एयरबोन और वाटरबोन रूट्स के थ्रू भी कई सारे बैक्टीरिया डायरेक्टली कॉर्नियल एपिथेलियम के ऊपर आके कॉर्नियल अल्सर इंड्यूस कर सकते हैं. ठीक है.
अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जो बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर कर सकते हैं। तो उसमें कई वास्ट वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। तो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स में कोकाई और ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स में बैसिलाई। तो कोकाई में क्या क्या आएंगे, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, आप कई सारे नाम लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे बैसिलाई में क्या आएगा, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टेरी। वैसे ही ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स, ग्राम नेगेटिव कोकाई में क्या क्या आएगा, निजेरिया गोनोरी, निजेरिया मेनिंजाइटिडिस। वैसे बैसिलाई में क्या क्या आएंगे, एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली के कई सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ठीक है। उसके अलावा कई सारे माइकोबैक्टीरिया, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और कई सारे नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरिया भी हैं ऐसे जो कॉर्नियल अल्सर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर, मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सबसे ज्यादा, मोस्ट कॉमनली सबसे ज्यादा केसेस जो होते हैं बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर के, तो किसके कारण होते हैं। तो उसमें सबसे पहले ओवरऑल कॉज जो है वो स्टेफाइलोकोकस है, ठीक है। लेकिन कॉन्टेक्ट लेंस जो लोग कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं उनके केस में सूडोमोनास जो है वो सबसे कॉमनली बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर करता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है वो है पैथोलॉजी ऑफ लोकलाइज्ड कॉर्नियल अल्सर। तो इसमें बेसिकली 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। पहली स्टेज ऑफ प्रोग्रेसिव फिल्ट्रेशन, ठीक है। सेकेंड वाली स्टेज ऑफ एक्टिव अल्सरेशन, फिर इसके बाद थर्ड स्टेज आती है स्टेज ऑफ रिग्रेशन, और लास्ट स्टेज आती है हमारी स्टेज ऑफ सिकेट्राइजेशन। तो हम चारों स्टेजेस देखेंगे चांस वाइज, ठीक है। तो हमारी सबसे पहली वाली जो स्टेज है वो है स्टेज ऑफ प्रोग्रेसिव इन्फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि कोई बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्टली आएगा कॉर्नियल एपिथेलियम की इरोजन से, या फिर डायरेक्टली पेनिट्रेट करेगा और वहां का सराउंडिंग टिश्यू जो है उसको डैमेज करने लगेगा। फिर वहां पे क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, और वो सब के रिस्पॉन्स में क्या होगा, हमारे वहां के जो अगल बगल के जो ब्लड वेसल्स हैं, सरकम कॉर्नियल ब्लड वेसल्स हैं, वहां से कई सारे लिम्फोसाइट्स, पीएनएम्स, वो सब का इन्फिल्ट्रेशन होगा उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए, ठीक है। तो स्टेज 1 में क्या होगा, प्रोग्रेसिव इन्फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है स्टेज 2। तो स्टेज 2 में क्या है हमारा, स्टेज ऑफ एक्टिव अल्सरेशन। तो इस स्टेज में क्या होगा, अल्सर और बड़ा होगा, ठीक है, अल्सरेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले 2 मेन फैक्टर्स रहेंगे, एक तो नेक्रोसिस और स्लफिंग। नेक्रोसिस तो आपको पता है, स्लफिंग मतलब शेड ऑफ होना। जैसे कॉर्निया में हमने देखा था 6 लेयर्स थे, तो एक एक लेयर का वो थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो शेड ऑफ होने लगेगा, तो उसको बोलते हैं स्लफिंग। तो ये नेक्रोसिस और स्लफिंग जो है सेकेंड स्टेज में मेनली किसका किसका होता है, एपिथेलियम, बाउमेन्स मेम्ब्रेन और थोड़ा सा जो ऊपर वाला स्टोमा है, इन तीनों का मेनली नेक्रोसिस और शेड ऑफ होना चालू होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्टेज में और भी कई सारे 3 फैक्टर्स है मेनली ऐसे जो हमें देखने मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला है हाइपरीमिया। हाइपरीमिया मतलब रेडनेस। रेडनेस क्यों मिलेगी, क्योंकि सरकम कॉर्नियल वेसल जो है, कॉर्निया के अगल बगल के जो ब्लड वेसल्स हैं, कंजक्टिवा, उधर मेजर आर्टेरियल सर्कल, वो सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो वो सारे ब्लड वेसल्स का डायलिटेशन होगा, उसके कारण कई सारे हमारे पीएनएम्स, लिम्फोसाइट्स वो सब आएंगे, और वो क्या करेंगे, वहां का जो नेक्रोसिस वाला जो टिश्यू है उसमें एक्ट करेंगे। और जैसे कि हमें पता है कभी भी एपिथेलियम डैमेज होगी तो पुरुलेंट डिस्चार्ज बनेगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पुरुलेंट एक्सुडेट बनेगा कॉर्निया के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा सेकंड हाइपोपायोन। हाइपोपायोन अब हम देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, जैसे कि वो बैक्टीरिया या जो कुछ भी ऑर्गेनिज्म है वो हमारे कॉर्निया के लेयर्स के बीच में है अभी, तो वो क्या करेगा, अपने कुछ टॉक्सिन सेक्रेट करेगा। तो वो जो टॉक्सिन है वो डिफ्यूज कर करके कहाँ आएंगे, एंटीरियर चेम्बर, ठीक है। तो एंटीरियर चेम्बर में ध्यान से सुनो, यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं आ रहा है अंदर, बैक्टीरिया जो टॉक्सिन्स बना रहा है वो अंदर आ रहा है एंटीरियर चेम्बर में, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, वो टॉक्सिन जो है आयरिस का इन्फ्लेमेशन करेंगे, जिसको हम बोलेंगे आयराइटिस, ठीक है। उसके साथ में क्या होगा, आयराइटिस होने के कारण कई सारे जो अगल बगल के आयरिस के जो ब्लड वेसल्स हैं वो वहां पे कई सारे ल्यूकोसाइड्स और वो सब सिंथेसाइज करेंगे, रिलीज करेंगे, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा कि वो सारे ल्यूकोसाइड जो हैं कुछ देर के लिए वहां एक्ट करेंगे, और उसके बाद कॉर्निया में एंटीरियर चेम्बर में नीचे सेटल डाउन होने लगेंगे। तो वो सेटल डाउन जो होने लगेंगे वो हमें डायरेक्टली बाहर से ही देखने मिलेगा, और जैसे कि ये आयरिस है तो हमें ऐसे नीचे एक ऐसे पस जमा वाली ऐसे लेयर मिलेगी, ठीक है। ये जो ऐसे पस दिख रहा है, तो ये जो पस होता है वो स्टेराइल होता है। स्टेराइल क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया अंदर नहीं गया है, सिर्फ उसका टॉक्सिन जो है वो अंदर गया है,
ठीक है। तो ये जो ऐसे नीचे पस जमा होना है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोपायन, ठीक है। इसी के साथ साथ सेकेंड जो स्टेज है इसमें क्या होगा कि अल्सर जो है वो प्रोग्रेस करेगा, प्रोग्रेशन ऑफ अल्सर होगा। मतलब अभी वो एक जगह पे लोकल था, फोकल अल्सर था, ठीक है, एक ही जगह पे था। अब वो क्या करेगा, डीप जाने की कोशिश करेगा या फिर लैटरली स्प्रेड होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यदि वो डीप जा रहा है तो उस केस में क्या करेगा, वो डेस्मेटोसील बनाएगा, ठीक है। और यदि लैटरली स्प्रेड हो रहा है तो वो डिफ्यूज सुपरफिशियल अल्सरेशन करेगा, मतलब एक एक लेयर जो है उसका स्लफिंग करते जाएगा, शेड ऑफ करते जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे कि डेस्मेटोसील है, तो डेस्मेटोसील मतलब क्या, डेस्मेटोसील मतलब बेसिकली नाम से ही दिख रहा है, डेस्मेटोसील, डेस्मेट मतलब डेस्मिट्स मेम्ब्रेन देखा था ना हमने, कौन सी लेयर थी, 5th लेयर थी, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये फर्स्ट लेयर है कॉर्निया की, सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है और ये 4th लेयर है। तो इसके नीचे ब्लैक कलर की जो है वो क्या है, डेस्मिट्स मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो अल्सर था यहाँ पे पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अंदर एक्वस चेम्बर है, ठीक है, एक्वस ह्यूमर है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहां से फ्लूइड का प्रेशर आएगा, तो वो प्रेशर के कारण क्या होगा, डेस्मिट्स मेम्ब्रेन जो है आगे बल्ज आउट हो जाएगी, ठीक है, आगे बल्ज आउट हो जाएगी और उसके पीछे पीछे एंडोथीलियम भी वहां आ जाएगा, ठीक है। तो उसके कारण ऐसे हमें एक बल्जिंग दिखेगी कॉर्निया में, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेस्मेटोसील, ठीक है। और यदि ये भी एक लिमिट तक के जाएगा आगे, ठीक है, उसके बाद यदि प्रेशर बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि वहां पे परफोरेशन हो जाएगा, ये जो है वॉल ये फूट जाएगी और यहां से डायरेक्टली ओपन हो जाएगा पूरा। तो बेसिकली क्या होगा, कॉर्निया में गड्ढा हो गया, तो क्या, परफोरेशन, ठीक है। फिर इसके बाद आएगी हमारी थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज क्या है हमारी, स्टेज ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब हीलिंग, हीलिंग जस्ट चालू होगी यहाँ पे, ठीक है। तो हीलिंग किसके कारण होगी, एक तो अब हमें जो बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर हुआ था उसका हम ट्रीटमेंट लेंगे, वो तो उसके कारण तो होगी, ठीक। साथ में हमारे बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स या ल्यूकोसाइड्स, ठीक है, वो सारे जो है वो एक्ट करेंगे और हीलिंग चालू करेंगे, ठीक है। तो इस फेज में हमें क्या होगा कि एक तो अल्सर जो है वो ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा और साथ में धीरे धीरे उसकी हीलिंग चालू होगी, ठीक है। तो बेसिकली एक लाइन ऑफ डिमार्केशन बन जाएगा अल्सर के अराउंड, ठीक है, क्योंकि जो सेंट्रल पार्ट है अल्सर का वो वहां पे नेक्रोसिस वाला टिश्यू है और अगल बगल जो ऐसे रिंग है वहां पे हमारे पीएनएम्स, लिम्फोसाइट वो सब एक्ट कर करके वहां का नेक्रोटिक मटेरियल जो है उसको डाइजेस्ट करने लगेंगे, फैगोसाइटोसिस करने लगेंगे उसका। और उसके अलावा वहां पे कई सारा सुपरफिशियल वैस्कुलराइजेशन होगा जिसके कारण और कई सारे पीएनएम्स, लिम्फोसाइट्स वो सब एंटर करेंगे और हीलिंग बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली थर्ड स्टेज में क्या होगा, अल्सर हील होना चालू होगा, अल्सर स्टार्ट्स हीलिंग, और साथ ही साथ एपिथेलियम जो है, मतलब अल्सर के जो साइड के जो मार्जिन्स हैं वहां पे एपिथेलियम धीरे धीरे ग्रो होके एजेस में फॉर्म होना चालू होगा, ठीक है, एपिथेलियम ग्रो होना चालू होगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज क्या है, स्टेज ऑफ सिकेट्राइजेशन। सिकेट्राइजेशन मतलब स्कारिंग, ठीक है। तो ये स्टेज में क्या होगा, हीलिंग बाय प्रोग्रेसिव एपिथेलियलाइजेशन। तो पिछले स्टेज में हमने देखा था कि एपिथेलियम बनना चालू हुआ था, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म होने लगेगा, ठीक है। और ये जो एपिथेलियम बनेगा वो एक परमानेंट कवरिंग रहेगा, ठीक है। उसके अलावा अब जैसे कि ये मैंने सिर्फ 3 लेयर्स बनाए हैं, सबसे ऊपर ब्लैक वाली एपिथेलियल लेयर, ग्रीन वाली बाउमेंस मेम्ब्रेन और रेड वाला जो है स्ट्रोमा। तो जैसे कि हमारा कॉर्नियल अल्सर था तो उस केस में क्या होगा, ये एपिथेलियम बनना चालू हुई, ठीक है, तो एपिथेलियम बन गई। लेकिन यहाँ पे जो डिप्रेशन है वो तो इनिशियल स्टेजेस में वैसा ही रहेगा, लेकिन एक्चुअली होगा क्या कि नीचे का जो स्ट्रोमा है वो स्ट्रोमा अल्सर का जो ऊपर एपिथेलियम है उसके नीचे स्ट्रोमा का डिपोजिशन चालू होगा और वो जो स्ट्रोमा है वो ऊपर पुश करेगा और धीरे धीरे ये अल्सर की जो मार्जिन है, मतलब ये जो डिप्रेशन था वो धीरे धीरे हील आउट होने लगेगा, ठीक है, तो सेम लेवल पे आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा एक और चीज जो मैंने बनाई है आपको जो नोटिस करनी चाहिए वो ये है, ये देखो यहाँ पे ग्रीन लेयर जो है बाउमेंस लेयर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बाउमेंस मेम्ब्रेन जो है वो एक बार डैमेज हो गई तो हील नहीं होती। तो अब जैसे कि यहाँ पे डैमेज हो चुकी थी तो यहाँ पे जब हील भी होगा कॉर्निया तो उस केस में यहाँ पे बाउमेंस मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, तो वहां पे क्या रहेगा, बेसिकली स्ट्रोमा ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद अब जैसे अल्सर है तो वो उसके कई सारे स्टेजेस हो सकते हैं,
ठीक है, हमने दवाइयाँ जल्दी लेना चालू किया, लेट चालू किया, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यदि हमने इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट वगैरह चालू कर दिया और उस केस में सिर्फ अल्सर का सिर्फ ऊपर का एपिथीलियम इन्वॉल्व हुआ है, बाउमेंस मेम्ब्रेन वो सब कुछ भी इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो उस केस में यदि वो ठीक हो जाए तो उस केस में कोई भी स्कारिंग नहीं होगी, पूरा का पूरा जैसे नॉर्मल विजन था, बिल्कुल जैसे नॉर्मल था कॉर्निया, वैसा का वैसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि अल्सर जो है वो एपिथीलियम, बाउमेंस मेम्ब्रेन और साथ ही साथ यदि सुपरफिशियल स्टोमा को इन्वॉल्व कर रहा है तो उस केस में हमें मिलेगा नेब्यूला। नेब्यूला एक टाइप का कॉर्नियल ओपेसिटी है। ठीक है, इसी के साथ साथ जैसे कि एपिथीलियम, बाउमेंस मेम्ब्रेन और इनके साथ साथ यदि 1/3 से ज्यादा स्टोमा, 1/3 या फिर उससे ज्यादा स्टोमा इन्वॉल्व हो रहा है तो उस केस में मैकुला या फिर लुकोमा बनेगा। ठीक है, ये दोनों भी कॉर्नियल ओपेसिटीज के टाइप हैं। हम आगे जब कॉर्नियल ओपेसिटी का लेक्चर देखेंगे ना, उसमें डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पैथोलॉजी खत्म होती है। इसके बाद हम आगे के सेकेंड लेक्चर जो है, इसी लेक्चर का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग देखेंगे साइंस एंड सिम्टम्स और ट्रीटमेंट और बाकी अदर पार्ट। ठीक है, तो यदि आप सभी को मेरा लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर यदि पसंद आया हो तो प्लीज नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें, हमारे चैनल आम्ही मेडिकोस को सब्सक्राइब करें और अपने जितने ज्यादा से ज्यादा दोस्त हो सके उनको शेयर करें, ताकि हमको ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे कि हम और अच्छे अच्छे नए नए वीडियोस आपके लिए ला सकें। और आपको यदि कोई भी इम्प्रूवमेंट लगता हो, कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए हो, तो प्लीज हमें नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे या फिर नीचे कमेंट के थ्रू हमें बताइए कि हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।